मैं डॉक्टर उधम सिंह, सहायक आचार्य ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। आज का जो मेरा टॉपिक होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय आर्थिक विकास क्या है। सर्वप्रथम उपनिवेशिक शासन तंत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में अपने हस्तक्षेप की शुरुआत कृषि के क्षेत्र से आरंभ की थी और इसने अपने स्वार्थों के लिए भारतीय कृषि व्यवस्था के विकास को बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया था। जैसे जैसे उपनिवेशवाद की पकड़ मजबूत होती चली गई, वैसे वैसे देश में ज़्यादातर हिस्से में कृषि कुंठित होती चली गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ उत्पादन की कमी होने लगी और साथ ही साथ समस्याएं उत्पन्न होती रही, जिसमें सर्वप्रथम हम कह सकते हैं 1901 से 1941 के बीच के प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन में 14% तक की गिरावट आ गई। खाद्यान्न उत्पादन में और भी अधिक गिरावट आ गई, जो कि वह गिरावट आपका 14 से घट करके 24% हो गई, जिससे कि यहाँ पे उपनिवेशिक शासन तंत्र की स्थिति को आप देख सकते हैं। दूसरी बात होती है, यानी 1947 में देश में अपने आर्थिक पिछड़ापन, भयंकर गरीबी और निरक्षरता, व्यापक तौर पे फैली हुई बेरोजगारी और साथ ही साथ हमारे देश में महामारी, भीषण सामाजिक विषमता, अन्याय के प्रति उपनिवेशवादी गतिविधियों का बोलबाला, यह आर्थिक विकास को उभरने न देने की एक पद्धति, उपनिवेशवाद की स्थितियां एक जन्म ले लेती है, जिसकी वजह से यह लंबी यात्रा का शुरुआत 15 अगस्त 1947 को पहला पड़ाव देखा गया। उसके उपरांत सामाजिक परिदृश्य भी तीव्र रूपांतरण की मांग करता रहा, जिसके माध्यम से देश को हम और कैसे डेवलप करें, कैसे विकसित करें, इसके लिए सामाजिक परिदृश्य भी तीव्र गति से विकास की आवश्यकता की राह देख रही थी, जिसके वजह से यह देखा गया निचली जातियों का आंदोलन, जाति प्रथा, अछूत, महिलाओं का सामाजिक शोषण, हिंदू और मुसलमान दोनों के में बहुविवाह, महिलाओं का उत्तराधिकार में कोई अधिकार न होना, इस तरह की प्रवृत्तियां, तलाक देने का अधिकार था और शिक्षा से दूर रहने का भी सलाह दिया गया, जिसकी वजह से यह उपनिवेशवादी प्रक्रियाएं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में काफ़ी अवरुद्ध हुआ करती थी। लेकिन अगर हम 1951 की गणना साक्षरता के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, तो पुरुष का 25% और महिला 7.9% और ऐतिहासिक महत्व था अधिकार और लोकतंत्र, जिसकी वजह से ऐतिहासिक महत्व में एक अधिकार और लोकतंत्र की अधिक बोलबाला होने के वजह से हमारे देश में 1971 में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाओ का उन्होंने स्लोगन दिया, जिसके वजह से इसके अलावा वामपंथी, संदेहवादी, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास बिना हिंसक क्रांति के संभव ही नहीं होते। औपनिवेशिक स्थिति की अगर हम बात करें, उपनिवेशिक वाद होता क्या है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो उपनिवेशिक का अर्थ यानी कोलोनिज्म ऑफ मीनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उपनिवेशिक दो देशों के बीच राजनीतिक एवं सामाजिक संबंधों की एक ऐतिहासिक व्यवस्था, जिसमें एक देश
शासक होता है, दूसरा देश शासित होता है, और शासक देश को अपने देश का सामाजिक राजनीतिक प्रभुत्व शामिल होता है, और साथ ही वह उसकी अर्थव्यवस्था के संचालन के बारे में निर्णय लेता है। ऐसी स्थिति में अधीन देश के लोग अपने संसाधनों का इस्तेमाल कृषि, उद्योग, विकास तथा दूसरे वस्तु सारे आर्थिक मामलों में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिसके अधीन देश की अर्थव्यवस्था हमारी पिछड़ी हो जाती है। यह पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था हम यह कह सकते हैं किसी भी देश के विकास के लिए, किसी मानव विकास के लिए यह काफ़ी बाधक होता है, बेरोजगारी को जन्म देती है और अराजकता को जन्म देती है, इस तरह की प्रवृत्तियाँ। और दूसरी बात हम कर सकते हैं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषता की अगर हम चर्चा करें तो उन थोड़े भी उपनिवेश बाद की स्थिति को छोड़ दिया जाए तो बस हम यह कह सकते हैं कि आदिवासी या अर्ध पिछड़ी हुई स्थिति को हम देश को एक ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत ले जाने के लिए, यानी उपनिवेशों की एक ऐसी स्थिति सुधारात्मक दृष्टिकोण की ओर अगर हम ले जाना है तो हमें औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषताओं पे विशेष बल देना चाहिए, जिसके वजह से यह देखा गया कि कच्चे माल और खाद्यान्न के जो स्रोत हैं औपनिवेशिक स्थिति के होने की वजह से शासक देशों ने जानबूझ करके औपनिवेशिक देशों या प्रदेशों को कच्चे माल और खाद्य वस्तुओं का स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया, उसका अधिकतम से अधिकतम उपयोग किया अपने लाभ हेतु। दूसरी बात होती है औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार, यानी मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो औपनिवेशिक शासक देशों में यह देखा गया कि उद्योगों के माध्यम से उत्पादित माल के लिए बाजार को बनाना और उसके अधीन देशों के परंपरागत उद्योगों को जानबूझ करके नष्ट करना, जिससे कि उस देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, उसका हम फायदा उठाएं और हमारे अधीन रह करके वह देश कार्य करे। इस तरह की उपनिवेशिक सोच का डेवलपमेंट किया गया। दूसरी बात, विदेशी पूंजी का निवेश, इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, यानी उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन दिया गया और निवेश क्रिया प्रदान करती है या लाभप्रद हो, इसके दृष्टिकोण से वह विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं। उपनिवेशों में लगाई गई पूंजी को मोटे तौर पे दो तरह के लाभ का अर्जन किया जाता है। एक तो वह शासक देश को निवेश स्वदेश ले जाते हैं, और दूसरी बात होती है जो उपनिवेश में जो लूट खसोट और बटोरी गई रकम को फिर वह अपनी विदेशी पूंजी के नाम से वह निवेश कर देते हैं, यह कारण देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता आती है शोषण और संपत्ति का निकास। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था शोषण और आधारित अर्थव्यवस्था थी। शोषण के रूप में बहुत सारे खुलेआम लूट खसोट और मुनाफाखोरी और सभी तरीके अपनाए गए, और शुरू में शोषण का यह स्वरूप ज़्यादा स्पष्ट हुआ करता था। बाद में शासक देशों ने उपनिवेश के साथ जो व्यापारिक संबंध बनाए गए, वहाँ पर पूंजी का निवेश किया जाना, कराधान व्यवस्था की उस पर शोषण का कुछ न कुछ अंश मौजूद रहा, और इस तरह एकत्रित की गई संपत्ति को शासक अपने देश ले जाते थे और उसका इस्तेमाल करते थे, और उपनिवेशों में संपत्ति का निकास कितना हुआ इसके अनुपात तो नहीं मिलते थे, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का यह मत था कि ऐसा न हुआ तो आज पश्चिमी यूरोप और गोरे लोगों के दूसरे देश अमेरिका आदि इसके विकसित न होते। इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। और औपचारिक उपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाओं को उपरोक्त विशेषताओं को मिला करके हम यह कह सकते हैं कि
आज तीसरी दुनिया के देश जो कभी उपनिवेश थे और विकसित क्यों नहीं हो सके, इसके वर्तमान अल्पकालीन या अल्पकाल का मुख्य कारण लंबे अरसे तक उसका पश्चिमी यूरोप के द्वारा औपनिवेशिक शोषण होता रहा। इस बिंदु के साथ मैं अगला एपिसोड नेक्स्ट डे। धन्यवाद।